राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में दिवंगत श्री कश्मीरी लाल बावेजा की पुण्य स्मृति में एक श्रद्धापूर्ण प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 26 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ, जिसमें परिवारजन, रिश्तेदार, मित्र एवं शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ऑल इंडिया एसएनएम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित सुमन ने स्वर्गीय बवेजा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। प्रार्थना सभा का आयोजन द हेरिटेज ग्रांड, द्वितीय तल, ब्रिटानिया चौक, लॉरेंस रोड में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंगर प्रसाद से हुई, जिसके पश्चात 2 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। पूरे वातावरण में शोक, मौन और श्रद्धा का भाव व्याप्त रहा। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और श्री कश्मीरी लाल बावेजा के सरल, स्नेहशील एवं मूल्यनिष्ठ जीवन को स्मरण किया। परिजनों और परिचितों ने उन्हें एक सुलझे हुए, परिवार प्रिय और सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में याद किया। इस अवसर पर शोकाकुल परिवार सदस्य दिवंगत बवेजा जी की पत्नी श्रीमती राज रानी बवेजा, उनके भाई सुभाष बवेजा, रमेश बवेजा, राजेंद्र बवेजा, उनके पुत्र वधू व पुत्र दीपिका व अनिल, मीनू एवं योगेश, गुंजन एवं मुकेश तथा पौत्र पौत्रियों ख्याति, अभिषेक, वंश, निमिष, प्रतिका, कृतिश, हर्षिक ने गहरे भावुक मन से श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रार्थना सभा भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जहां सभी ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट जनकपुरी में हेरिटेज एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से देशभक्ति, संस्कृति और सम्मान को समर्पित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन विशेष रूप से देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीर सैनिकों के परिजन, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य अतिथि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें हुसैन भाइयों के महफिल ए कव्वाली के सूफियाना संगीत और इंसानियत से जुड़े कलामों के माध्यम से जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस और भारतीय परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस अवसर पर हुए, जिसमें भारतीय सभ्यता और कला की विशेष झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के आयोजन में फाउंडेशन निदेशक हरजीत कौर, अध्यक्ष अमरजीत सिंह, चेयरमैन विशाल डोगरा, जनरल सेक्रेटरी गुरमीत, संयोजक संदीप महाजन और उपाध्यक्ष परमजीत सिंह की अहम भूमिका रही। मंच से वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सैनिक और उनके परिवार समाज के लिए प्रेरणा है और उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। कार्यक्रम के दौरान वीर सैनिकों के परिवारों को मंच पर सम्मानित किया गया, जिससे माहौल भावुकता और गर्व से भर उठा। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और कर्तव्य बोध से जोड़ना रहा। उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और आने वाले समय में ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए आकांक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय संगीत में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई और उनकी संगीत साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक
पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये चौथी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथियों, पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है जी, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी चौपाल के लिए भी 11 लाख रुपए दे करके जाता हूं और पीली मंदोरी में बीसी चौपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए दे के जाता हूं और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, उसका भी मैं आज यहां पर घोषणा करके जाता हूं, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा ताकि उसके नॉर्म चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई ITI के लिए बात कही गई है, यहां पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जसराज जी कल्चर फाउंडेशन के सभी आयोजकों को इस समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह फाउंडेशन संगीत सेवा साधना और प्रदेश के प्रति हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। और जो हमारी दुर्गा जसराज जी ने कुछ मांगे कही हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी मांगे हैं, आप मेरे को चंडीगढ़ या आपका कोई व्यक्ति आकर के मिलेगा, जो भी आप कहेंगे उन कामों को पूरा कराने का काम हमारी सरकार करेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वार्ता करते हुए इसे विकसित भारत 2027 का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देगा, बल्कि सभी वर्गों के लिए अवसर को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को केंद्र में रखा गया है,
जिससे आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। और क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर, आप भी सुने। निर्मला सीतारमण जी ने नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है। जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है उस वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए। और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है, इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और शिक्षाओं को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज में समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारे का संदेश दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का जीवन हमें भेदभाव से मुक्त और समरस समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। काशी का सिर गोवर्धनपुर करोड़ों अनुयायियों के लिए तीर्थ भूमि है। काशी के वो घाट जहां संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रकट हुई थी, वहां मां गंगा की वो धारा है जिसको साक्षी करके गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सभी इनसे बहुत प्रेरणा पाते हैं और मैं जब भी सिर गोवर्धनपुर जाता हूं, बड़ी संख्या में मुझे मेरे पंजाब के भाई बहनों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। अब इस बार मैं संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि में आया हूं। मैं मानता हूं ये सिर्फ गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं इस आयोजन में मुझे निमंत्रित करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। संत श्री पिपलदास जी, संत श्री सरवनदास जी और इस परंपरा के ऐसे सभी संत जिनके प्रयासों से श्री गुरु रविदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे हैं, मैं उन सभी संतों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।
इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है। संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक वार्ता के माध्यम से अपने विचार रखे। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है। उन्होंने कहा कि बजट ने महिलाओं, गरीबों और सभी वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि यूपी के लिए इस बजट ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं और यह विकसित भारत का मजबूत आधार बनेगा। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। आज के इस अवसर पर मैं वर्ष 2026-27 के केंद्र सरकार के इस बजट के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह बजट विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। धन्यवाद जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में केंद्रीय बजट 2026-27 पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके नेतृत्व के लिए और वित्त मंत्री सीतारमण का इस राष्ट्र के लिए बेहतर बजट को बनाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करता है और यह देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है। ये बजट उस सोच का प्रतिबिंब है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके। हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधन, सुविधाओं और अवसरों तक हो। यह बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है तो उसमें कतार के अंतिम पंक्ति को साथ रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र की प्रगति के लिए जो भी योजनाएं लाई गई हैं, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी का केंद्र बिंदु आप यानी देश का सामान्य नागरिक ही है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन होने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री जैसे क्षेत्रों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने और 1,50,000 केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा भी युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट गाइड को अपना कौशल बढ़ाने के लिए IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े युवाओं को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम